मौजूदा सांसद देखिए अभिनेता से नेता बने हैं, बहुत उनका कोई वर्क तो हमारे समझ से नहीं है सामने। हाँ, सत्ताधारी दल का लाभ उनको जरूर मिल रहा है, लेकिन उनके कार्यों को अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता उनसे असंतुष्ट नजर आ रही है। मान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, जिस तरह इन्होंने अपने फिल्मों में गरीबों का मसीहा बनकर लोगों को दिखाया, उस तरह सांसद होते हुए आजमगढ़ में कुछ नहीं कर पाए। जो एक सांसद की गरिमा होती है उसको उन्होंने ताक पर रख दिया। चट्टी चौराहे पे शूटिंग की है, उनकी हनक नहीं बन पाई और आप उनके तमाम खबरों को प्रकाशित करते किसी भी जनता के बीच में वो नहीं रह पाए। बतौर सांसद 15 महीने निरहुआ जी को मिला था। कार्यकाल ये रहा उनका कि उपलब्ध होते थे और बाकी ऐसा कुछ 15 महीनों में नहीं कर पाए कि नहीं उसके हिसाब से, काम के हिसाब से। हाँ, समाजवादियों का गढ़ रहा है। समाजवादी पिछली बार भी आजमगढ़ में सीटें रही हैं, सरकार में भी उन्होंने ध्यान दिया था, तो नो डाउट समाजवादी तो काम की है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। समय समय पे हम सामयिक विषयों पे बातचीत करते रहते हैं और आज विषय है पत्रकारों से बात करने का, जिसमें कि 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 में क्या समीकरण है, किस तरीके के चुनाव होंगे, अब की बार किस तरीके की तैयारियां हैं, तो जो एक जनता के अंदर बातें जाती हैं और पत्रकार के माध्यम से वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो हम एक एक लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके का समीकरण चल रहा है राजनीतिक, क्या कहना होगा। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह नाम है मेरा। यहाँ की जनता अभी प्रत्याशियों को टटोल रही है। यादव बाहुल्य जिला है और कैंडिडेट अभी सपा के भी फुल फेस सामने नहीं आए, इसलिए भी जनता कहीं मन नहीं बना पा रही है। उसके लिए थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना है। अच्छा, जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेके क्या चर्चा है? मौजूदा सांसद देखिए अभिनेता से नेता बने हैं, बहुत उनका कोई वर्क तो हमारे समझ से नहीं है सामने। हाँ, सत्ताधारी दल का लाभ उनको जरूर मिल रहा है, लेकिन उनके कार्यों को अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता उनसे असंतुष्ट नज़र आ रही है। अच्छा, जो लड़ाई चल रही है, चाहे आप राहुल गांधी के पदयात्रा कह लीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, समीकरण के हिसाब से कौन मजबूत है? अभी तो मजबूती अगर देखा जाए यहाँ प्रदेश के भौगोलिक इतिहास को देखते हुए तो सपा ही मजबूत नज़र आ रही है, विशेषकर हमारे ज़िले में सपा का डंडा। उसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हमारे ज़िले में जो विकास कार्य हुए हैं उसको हम बेहतर आंकते हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा। अच्छा, राहुल गांधी की जो यात्रा रही उससे क्या आपको लगता है कि कोई फ़ायदा है या नहीं है, और नहीं है तो क्या है, और है तो कैसे? नेता विहीन हो चुकी कांग्रेस अब आज वेंटिलेटर पर बैठी है, इसका अफसोस है। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दुर्भाग्य। चलिए और बात करते हैं, समीकरण की ही बात कर रहे हैं, किस तरीके से आदमी चल रहा है आज की डेट में, जो माहौल है, क्या कहेंगे पूरा 24 को लेकर। पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है, पेशे से पत्रकार हूँ। मुझे लग रहा है कि अब जो धुंध थी वो धीरे धीरे छटती चली जा रही है और आजमगढ़ के सिनेरियो में देखेंगे पॉलिटिकल तो जो वर्तमान में सांसद हैं उनका विरोध केवल जनता में नहीं था, उनके पार्टी के लोग भी, मतलब जो अंतर विरोध कई बार खुल के सामने भी आया। हालांकि उनको फिर से मतलब टिकट मिल गया है, लेकिन एक समीकरण बदला है कि यहाँ से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव लड़ने की बात आ रही है और उसी क्रम में बसपा के एक नेता थे जो शाह आलम गुड्डू जमाली, उनको सपा में लाया गया और सपा से फिर वो विधान परिषद के सदस्य बने। आज उनका यहाँ सम्मान भी, स्वागत भी है, आज प्रथम बार आ रहे हैं। तो जो सिनेरियो है वो बदल गया है। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी टक्कर देने वाली है और जिसकी भी लड़ाई होगी वो सपा की होगी, सपा से ही होगी जो स्थिति है। मौजूदा सांसद का कामकाज कैसा रहा? क्या कामकाज देखिए, सांसद का क्या हो तो सरकार का ही होता है, लेकिन यह है कि अभी भाई साहब ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अभिनेता से नेता बने हैं। तो नेता से अभिनेता, नेता तो अपने आप में अभिनेता होता है, वो अभिनेता से नेता बने हैं। तो जिस संजीदगी से लोगों को मतलब टेकअप करना चाहिए था, जो नेता का गुण है, वो चीज़ नहीं हो पाया।
अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए, इस बात का विरोध होता था कि यहाँ पर आते नहीं थे। बावजूद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और ने बहुत बड़ा काम किया आजमगढ़ के को लेकर, जान लीजिए वह एक अलग विषय है। लेकिन ये यहाँ रह के भी कोई उतना बड़ा उपलब्धि नहीं दे पाए जो रेखांकित किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जो जिस तरीके से राहुल गांधी की पदयात्रा चली देश में, उसको लेके क्या कहेंगे, कितना मजबूत है या उससे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, राहुल गांधी को जो मुझे लग रहा है कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ, राहुल गांधी इस चुनाव में कितना अच्छा कर पाएंगे वो एक अलग विषय है। अभी आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी देर शाम तक, तो वो एक अलग सिनेरियो बनेगा पूरे देश के पैमाने पर। अगर मायावती पीएम कैंडिडेट घोषित हो जाती है इंडिया गठबंधन की, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा। फिर वो बहुत आसान नहीं हो जाएगा, जो जैसा कि पूरी उम्मीद है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, संतोष भारती एक बहुत बड़े पत्रकार हैं इस देश में और सांसद रह चुके हैं, तो वो इंटरनल रिपोर्ट आ रही थी कि सोनिया गांधी की मायावती से बात भी हुई है, उन्होंने कमोवेश मना भी लिया है इस बात के लिए। तो अगर आज ये घोषणा होती है, अगर चुनाव की आचार संहिता लगती है और पीएम कैंडिडेट के रूप में अगर मायावती को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो आसान नहीं होगा एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि ये इतनी आसान हो जाए, क्योंकि दलितों की तादाद पूरे देश में लगभग ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि फिर इंडिया गठबंधन में पिछड़ी जातियों के भी ठीक ठाक लोग हैं, दलित भी हो जाएंगे, मुस्लिम भी अगर उधर जाएगा तो फिर टफ हो जाएगा, लड़ाई आसान नहीं होगा इस बार का। अगर ऐसा होता है तो चलिए, ऐसा होता है तो आसान नहीं है। आपसे भी यही बात करेंगे कि जो समीकरण की बातें हैं, क्या कहेंगे? ये जो समीकरण, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। जो समीकरण की बातें हैं, तो अगर हम आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ के वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। जिस तरह इन्होंने अपने फिल्मों में गरीबों का मसीहा बनकर लोगों को दिखाया, उस तरह सांसद होते हुए आजमगढ़ में कुछ नहीं कर पाए। जो एक सांसद की गरिमा होती है, उसको उन्होंने ताक पर रख दिया। चट्टी चौराहे पर शूटिंग की है, उनकी हनक नहीं बन पाई, और आप उनके तमाम खबरों को प्रकाशित करते, किसी भी जनता के बीच में वो नहीं रह पाए। न किसी के दुख सुख में जाना, न शामिल होना, किसी सरकारी अस्पतालों का न निरीक्षण करना, न तहसीलों का निरीक्षण करना, केवल अपने व्यवसाय में लगे हुए रहे। इसलिए आजमगढ़ की जनता ने ठाना है, जो हम लोगों के सूत्र बता रहे हैं कि आजमगढ़ अब कह रहा है कि बाहरी प्रत्याशी होगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। ऐसा अभी तक की रिपोर्टिंग है। तो ओवरऑल समीकरण क्या है राजनीति का? अब सपा से कैंडिडेट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग दूध को दूध, पानी को पानी कहने वाले हैं। यह सपा का गढ़ माना जाता है, और दिनेश लाल यादव से उनके ही कार्यकर्ता भाजपाई संतुष्ट नहीं, इसलिए लड़ाई बड़ी मुश्किल है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, उसका लेके क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से? माननीय राहुल गांधी जी जो पद यात्रा चल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वह उत्साह अभी तक मतदान में कितना परिवर्तित हो जाता है, यह सारे कैंडिडेट और प्रत्याशियों घोषणा होने के बाद ही हम लोग स्पष्ट रूप से कुछ कह पाएंगे। कांग्रेस को क्या उससे मजबूती मिलेगी? कांग्रेस से 100% मजबूती नहीं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता निराश थे, हताश थे, उनके अंदर उमंग जगी हुई है। मजबूत होंगे कांग्रेस के लोग, मजबूत होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग और हम बात करेंगे। जिस तरीके का समीकरण है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसी पे हम बात कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ भी चल रहा है। क्या नाम है? खुर्रम आलम नोमानी मेरा नाम है। राजू जी, जो आपने कहा सवाल बिल्कुल सही कि जोड़ तोड़ का सीधा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शाह आलम बसपा के 2 बार के विधायक रहे, AIM से भी चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी उनको अपने पास ले आई, MLC बनाया और उनका स्वागत समारोह भी हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि अगर आप देखेंगे 2022 का उपचुनाव जो हुआ था आजमगढ़ में, उसमें समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता या बल्कि सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव को की हार का मुख्य कारण शाह आलम को माना गया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा समीकरण बैठाया बसपा ने और एक मजबूत तरीके से इन्होंने एक वोट अपनी ओर किया और समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चिंतित थी कि कहीं ना कहीं अगर फिर बसपा शाह आलम को प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से अगला चुनाव भी आसान नहीं होगा, भले ही अखिलेश यादव मैदान में आ रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इनको अपने पास लिया, या जोड़ तोड़ की ही राजनीति हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि सिनेरियो, तो अगर आजमगढ़ की अब तक की स्थिति का हम आकलन करें तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2024 का इलेक्शन जाता हुआ दिख रहा है।
और जैसा कि हमारे और साथियों ने बताया कि अखिलेश यादव एक तरह से लगभग कन्फर्म है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ही प्रत्याशी बनेंगे समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस चुनाव को जीत पाना। लेकिन एक सवाल जनता अखिलेश यादव से भी पूछेगी कि अगर आपको 2024 में आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ना ही था तो 2019 में इन्होंने क्यों वाकवर दिया? और उसी वाकवर का रीज़न रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में अपनी जीत दर्ज कराई। तो ऐसे में अगर हम अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, इस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक तरीके से राजनीतिक समीकरण को देख लें, आजमगढ़ की भौगोलिक दृष्टिकोण को देख लें, या पिछला जो आजमगढ़ का इतिहास रहा है उसको देख लें, तो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से फ़ायदा दिख रहा है अभी तक। वर्तमान सांसद के बारे में पूछा जाए तो कैसा रहेगा कार्यकाल रहा और उनके बारे में क्या? तो ये तो हमारे सभी साथियों ने बताया और आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो अभिनेता ज़रूर हैं पर नेता नहीं हो पाए हैं। जहाँ जिस तरीके से उनको ज़रूरत हो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह से जनमानस के पटल में जाना चाहिए। हाँ, कुछ काम ज़रूर हुआ है लेकिन वो हम सांसद की ओर से नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी के काम को कहेंगे। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अच्छा काम है भारतीय जनता पार्टी की, हम सराहना भी करेंगे। या हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसको निगलेक्ट करेंगे। चाहे विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन इसमें हम सांसद को क्रेडिट नहीं दे सकते। कुल मिला के समीकरण क्या रहेगा? समीकरण ये रहेगा कि अभी तक की अगर जो आप समीकरण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से फायदा दिख रहा है और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा बसपा के प्रत्याशी के डिक्लेयर होने के बाद भी। लेकिन अगर बसपा का प्रत्याशी डिक्लेयर होता है और लोगों का ये कहना है कि जैसे अगर कोई माइनॉरिटी मुस्लिम समाज से बसपा प्रत्याशी आता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। कोई भी बसपा का प्रत्याशी आएगा, क्योंकि मैं 1998 के भी इलेक्शन को देख रहा हूं, तो जब अकबर अहमद डंपी यहां से प्रत्याशी बने थे बसपा के, और जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरह एकजुट होकर के उनके पक्ष में मतदान किया था, उस समय भी बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी से 5 से 7 हज़ार की मार्जिन के साथ बसपा चुनाव जीती थी। तो ऐसे में अगर जो मुस्लिम प्रत्याशी भी आता है तो कोई बहुत समाजवादी पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी की ओर अभी तक जाती दिख रही है समीकरण के अनुसार। अब आगे चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके का समीकरण है, 24 की बातें हैं, जोड़ तोड़ भी चल रही है, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कहीं, उस पर आपका क्या है और क्या मिजाज है आपकी बात? क्या नाम है? रत्न प्रकाश नाम है, पेशे से पत्रकार हूँ। देखिए, जिस तरीके से 2024 का अब चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों दावे को लेकर मैदान में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से यहाँ चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी की ये बहुत ही सेफ सीट रही है, लेकिन जिस प्रकार से 2022 का चुनाव निरहुआ ने, जो भोजपुरी स्टार भी हैं, उन्होंने जीता और ध्रुवीकरण हुआ। उसके अलावा उन्होंने यादव मतदाता जो हैं उसमें भी सेंध लगाई। अगर इस बार वो फिर इस तरह की करते हैं कुछ कार्रवाई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर सकती, क्योंकि अगर अखिलेश यादव, जो कि ज़्यादातर संभावना वो यहाँ से लड़ने की है, अगर वो आते हैं यहाँ पे, तो उनसे भी जनता निश्चित रूप से सवाल पूछेगी कि आप भाई 2024 में आए तो फिर अब अगली बार फिर कुछ होगा तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, तो आप आना जाना लगाए रखेंगे, स्थायी नहीं है। लेकिन चूंकि ये सपा की बहुत मजबूत गढ़ है, एमआई गठबंधन बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा ताकत मतलब टैक्ट है आपस में, तो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी सेफ सीट रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से निरहुआ सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी भी आकर यहाँ पर अपनी गारंटी की बात करके गए, तमाम विकास के दावे हुए, यूनिवर्सिटी की बात हुई, एयरपोर्ट से यहाँ से हवाई यात्रा शुरू कर दी गई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है, और तमाम इस तरह की चीज़ें जो भाजपा मुद्दा बना रही है। तो अगर विकास की बात होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती दिखाई देगी। लेकिन चूंकि एक जाति समीकरण होता है, अंकगणित होता है, उस हिसाब से सपा बहुत आगे है भाजपा से यहाँ पे। तो आने वाला चुनाव फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि सपा के लिए सेफ सीट है, लेकिन 2022 में भी हम सेफ सीट मान रहे थे और उसी गफलत में समाजवादी पार्टी की जो थी विरासत वो दरक गई। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि सेफ सीट है। अगर अखिलेश यादव आते हैं जीत तो जाएंगे, लेकिन उनसे सवाल जरूर खड़ा किया जाएगा। वर्तमान सांसद के कार्यकाल को लेकर देखिए, 1.5 साल का इनको मौका मिला है और काफ़ी घूम फिर के अपना, चूँकि सेलिब्रिटी हैं पहले से ही, और
युवाओं का काफ़ी जिस तरीके से सेल्फी लेना और इस तरह की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन वो वोट में कितनी तब्दील होगी ये भी इस पे सवाल है। और उनके राजनीतिक जो होनी चाहिए अनुभव या उनकी जो एक्सपीरियंस या जो भी कहे कि एक्सपर्ट, वो चीज़ अभी उनमें नहीं दिखाई दी। अभी स्टार का ही स्टारडम में है उनके में, और उनके आसपास भी जो लोग रह रहे हैं अभी उस तरह के गंभीर बहुत वो नहीं दिखाई दे रहा। तो जनता फिलहाल अभी स्टारडम का ही मामला, इसी आधार पे उनको टिकट भी यहाँ पे मिला है, यादव कैंडिडेट भी हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं से सपा को दरकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि अपने सांसद जी क्या कर पा रहे हैं। चलिए, एक सवाल और भी है कि कांग्रेस की राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की उसको लेके कितना फर्क पड़ता है और उसको लेके क्या? देखिए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये सवाल तो है ही है कि राष्ट्रीय पार्टी ही महत्वपूर्ण होती है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, तो कांग्रेस को विकल्प के रूप में आना चाहिए। लेकिन चूंकि इधर कई सालों से कांग्रेस की जो यहाँ पे सीट का जो अंकगणित था या जो भी वोट का गणित था उसमें वो फेल होती गई और लगातार फेल होती गई। इस आधार पे कह सकते हैं कि एक तरीके से कांग्रेस की ये समाजवादी पार्टी के भरोसे ही यहाँ पर कांग्रेस है इस चुनाव में। बाकी गांधी जी बहुत अच्छा, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा कार्य किए और एक संदेश तो दे ही दिए। लगातार भाजपा का विरोध किए तमाम एंटी और उनके उसके कारण भी। लेकिन अब ये चूंकि अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या है उसका। चलिए, बहुत सी बातें हो रही हैं और जिस तरीके का समीकरण चल रहा है, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, तो उस समीकरण पे ही हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आजमगढ़। पहले तो आप सांसद जी के कार्यकाल के बारे में बताइए, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसको लेके क्या फीडबैक है? देखिए, मेरा नाम वसीम है और एक पत्रकार के तौर पे जो मैंने देखा है सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कार्यकाल, उनकी एक उपलब्धि कह सकते हैं कि वो ज़िले में बराबर रहते हैं। ये बात उनके लिए मानी जा सकती है कि जैसे अमूमन लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बाहरी जीत के जाता है तो वापस नहीं आता, वो मिलता नहीं। इस मामले में अगर हम देखें तो निरहुआ यहाँ 20 छूटते हैं। तो उसके अलावा दूसरा, मुझे एक सांसद के तौर पे, हालांकि उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने काम किया है, लेकिन एक सांसद के तौर पे दिनेश लाल यादव निरहुआ का अगर सच में मूल्यांकन करें तो उनकी बहुत सारी बातों पे देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा देवारा क्षेत्र में मैं अगर सांसद चुना गया, 12 जगहों पे उन्होंने पुलिया बनाने का चिन्हीकरण किया कि इन 12 जगहों पे पुलिया बनेगी। कोई पुलिया नहीं बना, कुछ नहीं बना। हालांकि एक आध जगह काम शुरू हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा था चुनाव जीतते ही एक कार्यशाला में कहा था कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा रहे हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका उसमें अपडेट करेंगे, गांव में जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में जैसे फीड करेंगे तो कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किसको किन योजनाओं का लाभ मिला है, किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो सब आ जाएंगी। तो एक नायक के तौर पे, फिल्मी नायक के तौर पे उन्होंने जो भूमिका बनाई उस वक्त, वो बड़ी बेबाकी से उन्होंने बनाया, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अलग बात है कि अब वो एयरपोर्ट को गिना रहे हैं, यूनिवर्सिटी को गिना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मामले में देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए आजमगढ़ के लोगों ने कई सालों तक संघर्ष किया और जिस व्यक्ति के वजह से वो यूनिवर्सिटी आई, देखिए जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका एक अलग मामला था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी उन चीज़ों को भूल गए कि यूनिवर्सिटी के लिए ओम प्रकाश राजभर भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से इस बात को कहा था। उसके बाद प्रस्ताव बना करके राज्यपाल के पास भेजा गया, उन्होंने मोहर लगाई और यूनिवर्सिटी बनने का काम शुरू हो गया। तो राजभर अपने इस काम को गिना नहीं पाते। बहरहाल राजभर भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी बात है, लेकिन जब अखिलेश यादव के सापेक्ष हम निरहुआ को देखते हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर एक गैप दिखाई देता है। एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उसी हताशा में दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर उनको चैलेंज देते रहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो राजनीतिक रूप से लोग कहते हैं कि ये मैच्योर उनका बयान नहीं है, इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। चलिए, 60 में और सवाल कि समीकरण क्या होगा? समीकरण देखिए, मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि 400 पार अब की बार, लेकिन दो चीज़ें रोड़ा बन सकती हैं।
कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि अगर आचार संहिता की घोषणा के बाद, चुनाव के जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा के बाद मायावती जी को विपक्षी गठबंधन इंडिया जो है वो पीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो किस्सा है वो हम सभी देख रहे हैं कि उस पर कितना बवाल मचा हुआ है। ऐसी ऐसी कंपनियों के चंदे का खुलासा हो रहा है जिसको SBI देने के लिए मुकर रहा था, कह रहा था कि 6 महीने में से पहले वो डेटा नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरबान पकड़ा, कस के कॉलर पकड़ा SBI का, तो SBI हकलाते हुए अभी भी पूरी तरह से तो वो डिटेल दे पाने में असमर्थ है। लेकिन जितने का भी डेटा दिया है वो बड़ा ही विवादास्पद है और इस बात की चर्चा होनी चाहिए, सभी पार्टियों के बीच में होनी चाहिए, सभी लोगों को करनी चाहिए, आम जनता के बीच में भी ये बात जानी चाहिए। तो अगर ढंग से विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को भुना ले गया और अगर PM पद की कैंडिडेट मायावती जी को घोषित कर दिया गया तो ये चुनाव एक तरफा नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा जैसा मोदी जी दावा कर रहे हैं। कुछ लोग और हम बात करेंगे कि जिस तरीके का समीकरण है, चुनाव का आगाज आ ही चुका है, 24 की तैयारी है। सबसे पहले तो ये बताइए क्या समीकरण होगा, क्या नाम? मैं विभाष संवाद न्यूज़ एजेंसी में मैं कार्यरत हूँ और समीकरण का देखिए, तब तक हम पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होते हैं जब तक सारे प्रत्याशी कैंडिडेट मैदान में न आ जाए। अभी मात्र भाजपा के कैंडिडेट मैदान में हैं। सपा से कौन आएगा ये भी क्लियर नहीं है, बसपा से कौन आएगा ये भी नहीं क्लियर है। अब जब तक ये लोग नहीं आ जाते हैं फील्ड में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और तैयारी में अगर आप देखेंगे तो तैयारी में आज के तारीख में सबसे मजबूत तो भाजपा है, बाकी लोग तो समीकरण पे हैं कि कौन सा समीकरण बनेगा। आप जान ही रहे हैं, MY फैक्टर, उसी के आधार पर लोग बड़े हैं। बाकी तो तैयारी अगर देखिए तो केवल भाजपा तैयारी, चुनावी मूड में भाजपा है। अभी ये लोग समीकरण, अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। चलिए सांसद के बारे में बताइए, जो वर्तमान सांसद उनका क्या कहेंगे? नहीं, सांसद देखिए एक उपलब्धि तो उनकी है भाई कि वो लगातार जनपद में बने रहते हैं और कोई भी आश्वासन तो देते हैं भाई। काम हो न हो अलग की बात है, लेकिन वो जो भी जाता है उससे मुलाकात करते हैं और उनके काम के लिए आश्वस्त भी करते हैं उनको, काम हो चाहे ना हो। एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, पिछला हम लोगों ने देखा मुलायम सिंह भी यहाँ पे हमारे यहाँ सांसद रहे और अखिलेश भी सांसद रहे, लेकिन क्या है कि वो लोग मिलते नहीं, कभी आए नहीं। मुलायम सिंह जी तो जीत के गए तो कभी आए ही नहीं आजमगढ़। अखिलेश जी की वही हाल थी, वो आते थे लेकिन जनता से कोई सीधा उनका संपर्क नहीं था। उसका भी फर्क पड़ेगा? हाँ, एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। चलिए कुछ लोग और हम बात कर लेंगे। आजमगढ़ की समीक्षा चल रही है, आजमगढ़ 2024 में किस तरीके से जाएगा और यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ के सांसद का कार्यकाल कैसा है, यहाँ जनता क्या करती है? मेरा नाम अनुराग यादव है और कार्यकाल तो देखिए बतौर सांसद 15 महीने निरहुआ जी को मिला था। कार्यकाल ये रहा उनका कि उपलब्ध होते थे और बाकी ऐसा कुछ 15 महीनों में नहीं कर पाए कि नहीं उसके हिसाब से, काम के हिसाब से। हाँ, समाजवादियों का कर रहा है, समाजवादी पिछली बार भी आजमगढ़ में सीटें रही हैं, सरकार में भी उन्होंने ध्यान दिया था, तो नो डाउट समाजवादी तो काम की है। मगर सांसद जी ये कर रहे हैं 15 साल का काम 15 महीनों में, तो अभी इसमें प्रश्न चिन्ह है। समीकरण के बारे में? समीकरण MY फैक्टर तो सभी लोग जान रहे हैं। उसके बाद देखिए हर बुद्धिजीवी वर्ग आज के समय में अपनी सोच अलग रख रहा है, वह प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है कि हम किसको वोट देंगे। और समीकरण यादव और मुसलमान के अलावा भी और लोग हैं, तो इसलिए यह कहना कि केवल अखिलेश यादव या इस तरह की सरकारें बन जाएं तो ये गलत होगा, क्योंकि आज लोग समझदार हो गए, हर वर्ग के लोग। यादव भी वहाँ BJP में भी अब यादव जा रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा अभी फ़िलहाल। जातिगत समीकरण में BJP के लोग भी जा रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे कि जिस तरीके का समीकरण है उस पर हम बात कर रहे हैं मौजूदा सांसद के बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम क्यामुद्दीन है। अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो लोकसभा आजमगढ़ की अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ MY का मामला तो जाता ही है। जिस तरीके से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला था 22 में, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस वजह से फ़ायदा मिला था समाजवादी पार्टी ने उस वजह को ही अपने खेमे में कर लिया है। मैं गुड्डू जमाली की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये लग रहा है कि अब जो समाजवादी पार्टी का रास्ता है वो आसान होता दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें बसपा का सबसे बड़ी भूमिका जो बसपा की भी है, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ के मुस्लिम कैंडिडेट आ सकते हैं बसपा से। अकबर अहमद डंपी जी जो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उनको मौका मिलने वाला। अगर वो आते हैं
तो समीकरण थोड़ा सा 9-10 तो होगा मुझे लगता है। वो जिस तरीके से आप संख्या की बात करें, मुस्लिम है तो माइनॉरिटी उनकी तरफ कुछ जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ से प्लस ही रहेगी मुझे लग रहा है। वर्तमान सांसद का कार्यकाल, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि 15 महीने में हमने 15 साल का काम कर दिया है, असल में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो वादे करते हैं और दावे करते हैं वो पूरे खरे उतरते नहीं। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता, मैं सांसद जी की बात नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, जिन्होंने आजमगढ़ के लिए सबसे बड़ा काम किया है विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय आजमगढ़ के लोगों को काफ़ी समय से इसकी मांग थी, किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा कर दिया। लेकिन निरहुआ अगर जो बयान देते हैं, जो बातें कहते हैं, असल में अगर वो होता या करके दिखा पाते तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता। लेकिन सांसद रहने के नाते निरहुआ जी आजमगढ़ में लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, महीने 2 महीने अब शूटिंग भी ही करते हैं तो मिल जाते हैं, बस यही है। बाकी और बहुत फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है कि निरहुआ जी से पार्टी। अंतिम सवाल कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा हाल में रही, उसको लेके इधर क्या असर है और उसको लेके क्या कहें, कितना मजबूत है, और अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या करें? मजबूत तो कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अब लगभग ख़त्म ही होती दिखाई दे रही है। आप तो देख ही रहे हैं 2022 में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें क्या हासिल हुआ था। अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, इनका इतना मजबूत अगर रहते ही है उत्तर प्रदेश में, तो इनको समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती इंडिया में जा करके। अब ये बताइए, जिस तरीके से ये नेशनल पार्टी है उस हिसाब से ये 7-8 सीट ले रहे हैं, बाकी समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर हो रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं ना। चलिए, तो अभी हमने यहाँ के सारे पत्रकारों से बात की, उनसे उनकी राय ली, और किस तरीके से समीकरण हो यहाँ का, या जातिगत समीकरण की बात कहें, या यहाँ पे जिस तरीके से वोट कैंडिडेट की बात कहें, मौजूदा सांसद के बारे में कहें, या राहुल गांधी की पदयात्रा और उनसे यहाँ पर पड़ने वाले प्रभाव की बात, सभी पत्रकारों ने अपनी बेबाकी से राय दी। और अभी हाल फिलहाल में 24 के चुनाव में पहले जो गठबंधन की बात आ रही है, या अभी कुछ और नए तरीके से खुलासे हो सकते हैं, उस पे भी ये इलाके पे काफ़ी असर पड़ने को वाली बात है, और वो देखने को मिलेगा कि नतीजे किधर जा रहे हैं। तक के लिए राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।